EWS फॉर्मेट में चाहिए क्या, डॉक्यूमेंट लिस्ट क्या क्या चाहिए, जॉब में हूँ NOC नहीं है क्या करूँ, EWS अप्लाई किया हूँ अभी बट अभी EWS नहीं देना चाहता हूँ। इन सारे सवालों के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो हेलो दोस्तों, GS रोशन में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे RRB NTPC रिजल्ट, DV और मेडिकल फुल डाउट्स सभी डाउट को इसमें क्लियर करेंगे। बहुत सारे छात्रों को कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन दिख रहा है, तो और इतना जल्दी DV स्टार्ट हो गया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। तो दोस्त देख सकते हैं कि RRB मुंबई का जो रिजल्ट आया वो 9 तारीख को आया, 10 को हटाया गया और 11 को फिर सुधार करके अपलोड कर दिया गया है। तो इसमें जो काम की बात है वो आप लोग के लिए ये है कि आप लोग का दूसरा पॉइंट देख लीजिए, द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 17 जनवरी से वेरिफिकेशन शुरू हो रहा है। आपको ईमेल पर या RRB वेबसाइट के थ्रू आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो 3 नंबर पॉइंट में है कि आपका जब DV कंप्लीट हो जाएगा, आफ्टर DV आपको मेडिकल के लिए भेज दिया जाएगा, जो भी नॉमिनेट कर दिया जाएगा हॉस्पिटल में, और वहाँ जाके आपको मेडिकल टेस्ट होगा। 24 रुपया उसके लिए आपको RRB ऑफिस में ही जमा कर लिया जाएगा। इसमें आगे ज़्यादा कहीं कुछ नहीं है, ठीक है। तो जो जो डाउट्स आ रहे हैं स्टूडेंट के मन में उसके बारे में देखते हैं और बात करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं कि EWS फॉर्मेट में चाहिए या नहीं चाहिए। तो देखिए, अब 2 दिन में आपको या 4 दिन में आपको DV स्टार्ट होने जा रहा है। तो उस कंडीशन में आप EWS फॉर्मेट में नहीं बनवा पाएंगे। तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप लोग को, अगर आप मान लीजिए अगर यूपी से अगर आप हैं तो तहसीलदार से साइन करवा लीजिए, वो वाला आपका लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर आप बिहार से हैं तो आपको कम से कम SDO लेवल का होना चाहिए, ऑनलाइन वाला। CO लेवल बहुत कम जगह अलाउ है, तो SDO लेवल तक जरूर बनवा लीजिए। किसी किसी बोर्ड में फॉर्मेट मांगा गया है, लेकिन ज़्यादातर आपको ऑनलाइन वाला SDO लेवल वाला चल जाएगा। तो EWS फॉर्मेट में चाहिए नहीं चाहिए, तो आपके पास SDO लेवल होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बात करते हैं डॉक्यूमेंट लिस्ट क्या क्या चाहिए। तो देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इसका कुछ आया नहीं है। डॉक्यूमेंट लिस्ट की जहाँ तक बात करेंगे तो आपको अप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, 10th और 10th मतलब मैट्रिक का मार्कशीट होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंटर का मार्कशीट होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओरिजिनल वाला सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। उसके बाद ग्रेजुएशन का मार्कशीट, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों साल का मार्कशीट लेके जाइएगा। लेकिन जिनका फाइनल ईयर में एक ही सर्टिफिकेट में होगा उनसे भी काम चल जाएगा, लेकिन आपका काम है तीनों लेके जाना। बोर्ड आपको वहाँ लेगी नहीं लेगी, लेकिन आपको लेके तीनों जाना है। उसके बाद ग्रेजुएशन का फाइनल सर्टिफिकेट चाहिए, ओरिजिनल वाला। अगर आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट अगर होगा, उस केस में आपका क्या होगा। बहुत सारे छात्र कहते हैं कि सर प्रोविजनल से काम चल जाएगा। तो देखिए, आप लेके जाइए। अगर आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट सबमिट आप करते हैं तो आपको रिमार्क्स दे दिया जाएगा आपके DV सीट पे, ठीक है। तो ब्लॉक डेट से पहले आपको सबमिट करना है, ये चीज़ भी आप समझ लीजिए। बहुत सारे छात्र को 10 दिन 15 दिन का टाइम दिया जाता है, किसी किसी बोर्ड में 20-20 दिन का टाइम दिया गया है जमा करने के लिए। लेकिन रेलवे मैक्सिमम डिमांड करती है ओरिजिनल सर्टिफिकेट का, खास के ग्रेजुएशन वाला। उसके बाद एज द केस मे बी फॉलोइंग टू बी टेकन। उसके बाद आपका SC ST OBC सर्टिफिकेट, जो कास्ट सर्टिफिकेट है, वो होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट पर। उसके बाद मिनोरिटी डिक्लेरेशन ऑन नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर, यह होना चाहिए। मिनोरिटी कम्युनिटी वाले को, EWS वाले को इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो EWS कैंडिडेट का इनकम सर्टिफिकेट वही आता है, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट करके आप बनवाते हैं, तो उसका फॉर्मेट में वही रहता है। तो एक ही होगा, EWS सर्टिफिकेट चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट अलग अलग नहीं चाहिए, एक में ही रहता है। उसके बाद आपका EBC वालों के लिए है, तो ये चाहिए EBC वालों के लिए। फिर एक सर्विसमैन वालों को डिस्चार्ज सर्टिफिकेट चाहिए बिफोर द डेट ऑफ 31 मार्च 2020 से पहले का। उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म एक उनको भर के देना है। NOC अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो NOC हर हाल में ले लीजिएगा। अगर आप NOC वाले एकदम संभल के काम कीजिएगा। अगर आप लोग NOC अगर जॉब में मिल रहा है तो NOC जरूर दीजिएगा, आप उससे आपको बेनिफिट होगा। उसके बाद है गेजेटेड नोटिफिकेशन या एफिडेविट फॉर डिसक्रिपेंसी इन नेम। अगर आपको कहीं से अगर नाम में प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप एफिडेविट बनवा के दे सकते हैं। उसके बाद है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू भी, तो ये आपके पास होना चाहिए विस DV सीट के टाइम। कैंडिडेट डिक्लेरेशन फॉर्म वहाँ मिलेगा आपको भरने के लिए।
ऑल कॉल लेटर, जितना आपके पास ई कॉल लेटर जो इसे आप पीटी दिए CBT 1 CBT 2 तो उसका आपको होना चाहिए। उसके बाद आप पैराग्राफ राइटिंग वहाँ लिखिएगा डीवी में, RRB ऑफिस में बैठ के, तो वो वहाँ रहेगा ही। OBC सेल्फ डिक्लेरेशन रहेगा और ब्लॉक डेट सबमिशन फॉर्म रहेगा अगर ब्लॉक डेट में रहेगा तो इतना चीज़ आप देख लीजिए। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। नॉर्मली इतना अगर हो गया आपके पास तो समझिए आपका डीवी आराम से हो जाएगा। अब आते हैं क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो देखिए लेवल 5 में किसी भी बोर्ड में ज़्यादातर मतलब जैसे अगर अदर बोर्ड की बात की जाए तो बहुत कम जगह डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया, लेकिन मुंबई में ऐसा कोई नोटिस नहीं है कि डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो इसके लिए अभी आप लोग निश्चिंत रहे। अगर डॉक्यूमेंट अपलोड करना रहता है तो नोटिस आता है, आपको नहीं करना है, कहीं आपको नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपको डॉक्यूमेंट सिर्फ लेके जाना है, कहीं डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। दूसरा क्वेश्चन है जो कि बहुत विवाद चल रहा है इस पर कि CLC भी जरूरी है क्या। तो देखिए डीवी में कहीं भी CLC जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे बोर्ड में है जहाँ की अब स्टेशन मास्टर की जब ज्वाइनिंग शुरू हो गई है तो वहाँ उस टाइम CLC जमा करना हो रहा है। जहाँ से भी आप लास्ट टाइम पढ़े हैं, जैसे आप ग्रेजुएशन किए या उसके बाद कोई बड़ा डिग्री लिए, तो वहाँ लास्ट जहाँ से आप पढ़े वहाँ का आपके पास CLC होना चाहिए। क्योंकि बहुत कुछ बोर्ड में जहाँ स्टेशन मास्टर की ज्वाइनिंग हुई है, हम बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि जहाँ स्टेशन मास्टर की ज्वाइनिंग हुई है वहाँ CLC मांगा गया है, तो उस कंडीशन में CLC होना चाहिए उस टाइम में, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है ज्वाइनिंग के टाइम। आगे बात करते हैं। तो समझ गए CLC आप लोग को डीवी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कहीं भी जरूरी नहीं है, लेकिन ज्वाइनिंग के टाइम आपको इसकी खोज हो सकती है आपके बोर्ड में, तो इसके लिए CLC आप लोग जरूर निकाल लीजिएगा। थर्ड है कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट से काम चलेगा कि नहीं चलेगा। देखिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट से काम बिल्कुल नहीं चलेगा। वो लिस्ट में आपको हम दिखा दिए हैं, उसमें क्या अगर आप लेके नहीं जाते हैं तो आपका डीवी हो जाएगा, उसमें मेंशन कर दिया जाएगा। फिर आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट जमा करने के लिए 10 से 15 दिन का टाइम दिया जाएगा, उस बीच में आपको जमा करना ही पड़ेगा। अगर आप पैनल बनने तक अगर आपका आ जाता है पैनल में नाम तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर पैनल में नाम नहीं आएगा तब फिर आपको दिक्कत हो सकता है, लेकिन सर्टिफिकेट के कारण पैनल में नाम नहीं रुकेगा, आपका आ जाएगा। उसके बाद आपको अपने डिवीजन में ओरिजिनल सर्टिफिकेट जमा करना ही पड़ेगा। उसके बाद EWS से अप्लाई किया हूँ बट अभी EWS नहीं देना चाहता हूँ, ऐसे छात्रों को कोई दिक्कत नहीं है। बस एक प्रॉब्लम है कि आपके पास आपको जो है UR से आप क्वालिफाई करने लायक आपके पास नंबर होना चाहिए। अगर CBT में आपका नंबर UR से है, आपको लगता है कि हम UR से क्वालिफाई कर जाएंगे, तो उस केस में आप EWS का सर्टिफिकेट नहीं देंगे। उसी टाइम जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जो अधिकारी होंगे वो आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर लिख देंगे ऊपर में UR, ठीक है। तो इसके लिए कोई बड़ा इशू नहीं, आप EWS सर्टिफिकेट नहीं दीजिए। लेकिन कट ऑफ आप देख लीजिएगा कि आप जनरल से आने में कोई दिक्कत नहीं ना है, तो आप EWS सर्टिफिकेट रोक सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। पांचवा है कि जॉब में हूँ NOC नहीं है, क्या करूँ। तो जो जॉब में है, जैसे मान लीजिए कि आप 2019 में ये फॉर्म आई थी, आप उससे पहले 2018 में अगर जॉब में है तो NOC आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर NOC आप नहीं देंगे तो लास्ट में आप डायरेक्ट रिजाइन जमा करके जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन है। जब आप वेरिफिकेशन में जाइएगा तो वहाँ आपको लिखवाया जाएगा कि आप जॉब में है या नहीं है। अगर आप यस करते हैं तो एट ए टाइम आपको NOC का मांग किया जाएगा। अगर आपके पास NOC नहीं होगा तो आपको टाइम दिया जाएगा 10 दिन 15 दिन, मतलब पैनल आने से पहले तक आपको। जैसे आप यस कीजिएगा तो आपसे NOC का मांग किया जाएगा। अगर आप उतना दिन में NOC नहीं जमा करते हैं उसके बाद क्या होगा वो भी हम आपको दिखाते हैं इसी वीडियो में। देख सकते हैं नंबर 17.4 ऑफ 1/2019 एज वेल एज द इंस्ट्रक्शन अटैच विथ इक्वल लेटर पॉइंट नंबर 14 of 1 you are supposed to produce the no objection certificate NOC from your employer at the time of DV। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपके एम्प्लॉयर ने आपको NOC नहीं दिया है। दिस एस्पेक्ट हैज आल्सो बीन मेंशनड इन योर कॉल लेटर, ये आपके कॉल लेटर में मेंशन कर दिया गया था। इन स्पाइट ऑफ द अबव यू हैव फेल्ड टू सबमिट द NOC, आप NOC देने में फेल हो गए हैं। फ्रॉम योर एम्प्लॉयर ड्यूरिंग योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट 19 दिसंबर, मतलब 19 दिसंबर को इनका वेरिफिकेशन था और इनके पास ये जॉब में थे और इनके पास NOC नहीं था। सीधा बात समझ गए।
However, taking a lenient view, you were advised to submit the NOC by date 29/12। मतलब इन छात्र को 19 को वेरिफिकेशन हुआ, 29/12 10 दिन का इनको एक्सटेंशन मिला। कहीं दिक्कत नहीं है, समझ गए यहाँ तक। विच हैज बीन एक्नोलेजमेंट बाय यू डेटेड 19/12/2022 डिस्पाइट द एबव यू हैव नॉट येट सबमिट द NOC। लेकिन ये क्या किए कि NOC सबमिट नहीं किए हैं। इन व्यू ऑफ द एबव योर बीइंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट अनेबल टू प्रोड्यूस द NOC फ्रॉम योर एम्प्लॉयर, योर कैंडिडेचर इज हेयर बाई कैंसिल। अब यहाँ पे देख लीजिए, किसी छात्र को जिस दिन ये मैसेज आता है तो उनका बीपी कितना बढ़ जाता होगा, ये आप लोग सोच सकते हैं। तो जो भी छात्र, हम बार बार कह रहे हैं, जो 2019 से पहले NOC उनको हर हाल में देना पड़ेगा। अगर नहीं देते हैं तो डायरेक्ट आप लास्ट टाइम ज्वाइनिंग के टाइम ज्वाइनिंग के टाइम आपको डायरेक्ट रिजाइन जमा कर सकते हैं अपने डिवीजन में। लेकिन अगर उस कंडीशन में क्या होगा कि आप DV जब कराइएगा उसमें आप जॉब में नो जरूर कीजिएगा। अगर येस करते हैं तो NOC मांगा जाएगा और नहीं देने की कंडीशन में आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। ऐसा हुआ है तो ये आप लोग पहले देख लीजिए। तो हमारा क्वेश्चन था कि जॉब में हूँ लेकिन NOC नहीं है, तो समझ गए क्या होगा आप लोग को। डॉक्यूमेंट लिस्ट आप लोग के बीच शेयर कर चुके हैं, AWS फॉर्मेट में चाहिए इस पर बात कर चुके हैं। तो फाइनली देख सकते हैं जितने सारे डाउट्स थे इस वीडियो में हम दूर करने का कोशिश किए हैं। और आप लोग यह वीडियो पूरा देखिए तभी समझ पाइएगा। और थैंक यू दोस्त। अब इस वीडियो को यहीं पे लास्ट करते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।